हेलो एवरीवन। और आज का टॉपिक है आपका ओजोन डिप्लीशन एंड डेजर्टिफिकेशन। और आज ही आपका थर्ड यूनिट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो जैसे हमने डिस्कस किया अभी तक कि ग्रीन हाउस इम्पैक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, किस प्रकार एक दूसरे से ये रिलेटेड है, देन इनका क्या रिजल्ट बनता है, कौन कौन से कॉजेज होते हैं, ह्यूमन बॉडी किस किस पे, हमारी इकोसिस्टम पे, इन सब का क्या इम्पैक्ट आता है। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो वो हम करेंगे कि किस प्रकार से इन सब की वजह से कि जो ग्लोबलाइज जो आपका ग्रीन हाउस इम्पैक्ट है, कौन कौन सी गैसें हैं, किसकी वजह से इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें रिलीज हुई हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, तो उन सब का ओजोन की जो परत होती है, ठीक है, उस पर क्या इम्पैक्ट आया है। टू ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंट क्राइसिस ऑफ आवर टाइम। कौन कौन है, किसकी वजह से हुए हैं, किसकी वजह से एक्टिव होते हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, मानव की जो क्रियाएं हैं, जो काम करता है, जो उसकी एक्टिविटी है, उन सब की वजह से क्या इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ओजोन। ओजोन लेयर या ओजोन का डिप्लेशन क्या होता है। ओजोन लेयर इज ए थिन रीजन ऑफ गैस इन द स्ट्रेटोस्फेयर में, जो आपके समताप मंडल में पाई जाती है। अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट, जो सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट होती है उनको अवशोषित करने का काम करती है, ताकि वो हमारी अर्थ को सेव कर सके, सबका जीवन अच्छे से सर्वाइव हो। तो ओजोन क्या है, ऑक्सीजन की O3 वो होती है कि ऑक्सीजन की एक लेयर होती है, ये क्या करती है, सन से आने वाली जो हानिकारक जो किरणें होती हैं उन सब से हमारी रक्षा करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर 15 टू 35 किलोमीटर अर्थ से कितनी हाइट पे मिलती है, 15 टू 35 किलोमीटर की हाइट पे पाई जाती है। और कौन से मंडल में मिलती है, समताप मंडल में। सबसे पहला आपका कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल। उसके बाद सेकंड कौन सी लेयर आती है, समताप मंडल। व्हाट डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है, खत्म हो रही है या कम हो रही है, उसमें जो होल मिले हैं, जो जिसकी वजह से क्या होगा कि सनलाइट डायरेक्ट हमारी अर्थ तक पहुंच जाएगी। एक तो इसमें मेन कारण है CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमने किस में किया था, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट में भी मैंने आपको समझाया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही हानिकारक गैस है, ठीक है। इसके निकलने से क्या होता है, हमारी अर्थ ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो किस में होती है, तो जो सबके घर में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उनसे क्या निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होती है। दूसरा है इंडस्ट्रियल एमिशंस। इतनी सारी इंडस्ट्रीज लगाई है जिनकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड और अदर पोल्यूटेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड कंब्यूशंस। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, ओजोन ब्रेक डाउन हुई है। इंडस्ट्रीज से जो नाइट्रोन ऑक्साइड निकलती है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है, क्लोरोफ्लोरो गैस की मात्रा बढ़ी है। नेक्स्ट इसमें आता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, जिसकी वजह से जैसे अंटार्कटिका क्रिएट कंडीशन दैट एम्पलीफाई केमिकल ओजोन। हाँ, एक उसमें आया था एक बार न्यूज में कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में होल मिला है। किसकी वजह से हुआ ये, जब गैसेस जहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई हैं तो इसकी वजह से वहाँ पे होल मिला है। वोल्केनिक जो एक्टिविटी है, लार्ज नंबर पे जो रिलीज होती हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो गैसेस निकलती हैं वो किसको डिस्ट्रॉय करती हैं, ओजोन को। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन को डिप्लेशन कौन कौन से हो सकते हैं, ओजोन के क्या कारण हो सकते हैं। अगर हम अब ये है कि ओजोन लेयर ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है उसकी मोटाई, तो जब वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो कौन कौन से वो है इसके परिणाम आएंगे। तो ऑन ह्यूमन हेल्थ अगर देखते हैं, इंक्रीज रेट्स ऑफ स्किन कैंसर, एक तो स्किन कैंसर बढ़ जाएंगे। और क्या होगा, इम्यून सिस्टम फंक्शन कम काम करेगा, वीक हो जाएगा। हायर रिस्क ऑफ सनबर्न एंड प्रीमेच्योर एजिंग।
तो इसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ऑन इकोसिस्टम, डैमेज टू मैराइन, जो हमारे मैरीन लाइफ है, जो महासागरों की लाइफ है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा। फूड चेन चेंज हो जाएंगे। क्रॉप की जो वो है यील्ड है, या फॉरेस्ट जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो ओजोन में ये एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि ओजोन की वजह से स्किन कैंसर राइज होगा, ठीक है। इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। क्लाइमेट डिस्टर्बेंसेस आएंगे। अब क्लाइमेट डिस्टर्ब होगी तो रेनफॉल, उसके जितने भी फैक्टर हैं, इसमें आपका वेदर भी आता है, टेम्परेचर आता है, ठीक है, विंड्स है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है। जब सारा ही डिस्टर्ब हो जाएगा क्लाइमेट, तो क्लाइमेट की वजह से चेंज होने के कारण क्या होगा, क्लाइमेट डिस्टर्ब होगी तो सारा इकोसिस्टम पे इसका क्या आएगा, इम्पैक्ट आएगा। क्रॉप यील्ड रिडक्शन, जो हाई क्वालिटी की जो है कि उत्तम किस्म की जो बीजें होती हैं, उत्तम किस्म की जो फसलें हैं, वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। मैराइन इकोसिस्टम भी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें देखते हैं, ये आप ऐसे बन सकते हैं बेटा आपके क्वेश्चन, जैसे कई बार ये आता है कि हाफ उसमें 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार ना, कि जैसे डेजर्टिफिकेशन का आ जाए या ओजोन लेयर का एक साथ भी। वैसे अगर आप बुक में देखोगे ना, बुक में बहुत अच्छा दे रखा है भर भर के। मेरा जो पर्पज़ है पीपीटी बनाने का ये है कि जो मेन आपको टॉपिक है कि आपको क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? डेजर्टिफिकेशन क्या है, प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? जिसमें जो फर्टाइल लैंड होती है बिकम डेजर्ट, क्या बन जाती है वो, मरुस्थल बन जाता है। टाइपिकली एज ए रिजल्ट ऑफ ड्रोट, सूखा, डिफोरेस्ट्रेशन। तो ये क्या होता है, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, जो फर्टाइल लैंड होती है, जब वो सूख जाती है, जब वहाँ पे सूखा आ जाता है तो वो डेजर्टिफिकेशन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। इट डज नॉट मीन डेजर्ट्स आर एक्सपेंडिंग, बट दैट प्रोडक्टिव लैंड इज लॉजिंग इट्स बायोलॉजिकल कैपेसिटी। इससे क्या होता है, जो उनकी जैविक कैपेसिटी होती है, जो पावर होती है, वो क्या हो जाती है, बहुत ही वीक हो जाती है। जो लैंड की जो कैपेसिटी होती है, जो फर्टाइल होती है, जो उसमें फसलें ग्रो करती हैं, जो इकोसिस्टम बनता है, वो क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है। 40% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस इज नाउ क्लासिफाइड एज ड्राई लैंड एंड मच ऑफ इट इज़ द रिस्क। 40% जो लैंड है वर्ल्ड की, वो क्या है, रिस्क में, हाई रिस्क जोन में है, जिसमें ड्रॉट और डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट अगर इसमें देखते हैं तो क्या है कि डेजर्टिफिकेशन किसकी वजह से हुआ है, कौन कौन से कारक हैं। डिफोरेस्ट्रेशन, क्लियरिंग फॉरेस्ट रिमूव्स रूट सिस्टम दैट होल्ड सोयल एंड रेगुलेट वाटर साइकिल। जब पेड़ पौधों को काट देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर को कंज्यूम करके रखती हैं। अगर डिफोरेस्ट्रेशन होगा, सनलाइट ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, वो वहाँ पे ड्राउट, सूखे की स्थिति बनने लग जाती है। ओवर ग्रेजिंग, अधिक से अधिक जो घास को चरते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, वेजिटेशन जो वहाँ की होती है वो, या जो सोयल होती है उसका इरोजन हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। सोयल इरोजन होगा, डिग्रेडेशन होगा, तो वहाँ पे भी क्या स्थिति बनेगी, डेजर्टिफिकेशन की। ओवर इरिगेशन, पुअर वाटर मैनेजमेंट जहाँ पे होता है, लीड्स टू सोयल, उसमें क्या हो जाता है, लवणीकरण की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो लैंड भी क्या होती है, फर्टाइल नहीं रहती। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, ओवर इरिगेशन की वजह से भी हमारी जो लैंड है, भूमि है, मिट्टी है, वो क्या हो जाती है, अनफर्टाइल या इनफर्टाइल हो जाती है। क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर। अब हमने पढ़ा था कि बहुत सारी जो हमारी गैसेज हैं, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो वो गैसें होती हैं जो सूर्य से आने वाली सनलाइट को अवशोषित कर लेती हैं और उस हीट को जब रिलीज करते हैं, क्योंकि जो हीट इन्होंने ली है उसको वो रिलीज भी करेंगी, तो इससे हमारा एनवायरनमेंट गर्म हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, राइजिंग टेम्परेचर एंड रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है, रेनफॉल क्या हुई है, जब डिस्टर्ब होगा क्लाइमेट सिस्टम, जब डिस्टर्ब होगा तो क्या होता है, रेनफॉल भी डिस्टर्ब होगी, तो सूखा ज़्यादा आएगा, बारिश कम होने लगी हैं
तो इससे हमारी लैंड पे जो क्या होता है, स्ट्रेस बन जाता है। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हुआ है। अगर कुछ डाटा देखते हैं कि एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन कॉस्ट की क्या इम्पैक्ट पड़ा है। 12 मिलियन हेक्टेयर लॉस्ट किसकी वजह से, प्रोडक्टिव लैंड लॉस्ट टू डेजर्टिफिकेशन एवरी वर्ल्ड वाइड। डेजर्टिफिकेशन की वजह से इनफर्टाइल लैंड में हमारी जो फर्टाइल लैंड है वो कन्वर्ट हुई है। 2.7 बिलियन पीपल अफेक्टेड लिविंग इन एरिया डायरेक्टली impacted by land degradation. 40% land degraded of global land area already significantly degraded. Desertification drives food insecurity, mass migration, biodiversity loss, economic collapse in the world's most vulnerable region. और इसमें क्या हुआ, ड्राई लैंड एट रिस्क। 70% ऑफ द वर्ल्ड ड्राई लैंड्स आर वेलनरेबल टू डेजर्टिफिकेशन। एक ये रफ सा आइडिया है कि जो डेजर्टिफिकेशन हुआ है, कितने लोग इससे इम्पैक्ट हुए हैं, कितनी ज़मीन है जो इनफर्टाइल में कन्वर्ट हुई है, कितना इम्पैक्ट आया है। ड्राई लैंड है बहुत सारी, 70% जो रिस्क है, खतरे में है कि नेक्स्ट कौन कौन सी हमारी जो है ज़मीन है इसमें वो हो जाएगी, डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन कौन से जोन है वो डिवाइड किए हुए हैं। हाउ द टू क्राइसिस आर कनेक्टेड। आज की जो आपकी वीडियो है इसमें हमने दो टॉपिक लिए हैं, ओजोन और डेजर्टिफिकेशन। तो ओजोन और डेजर्टिफिकेशन ऑफ CO2 रिलीज किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड है। ये क्या होता है इनकी वजह से, जब CO2 रिलीज होगी, डेजर्टिफिकेशन जब हो रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब इंक्रीज होगी तो ओजोन को हार्म करेंगी, बहुत सारे ह्यूमन बॉडी पे इम्पैक्ट आएंगे, हेल्थ इश्यू बनेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएंगे, क्लाइमेट है जो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और क्लाइमेट डिस्टर्ब होगी तो सारा ही इकोसिस्टम, फूड चेन, ट्रॉपिक लेवल, बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फोना, ह्यूमन हेल्थ, सब पे क्या होंगे, बैड इम्पैक्ट आएंगे। नेक्स्ट बेटा इसमें हम देखेंगे व्हाट कैन बी डन, कि इतनी सारी, जैसे हमने ऑल ओवर मोस्टली सारा कर लिया है, बस एक लास्ट जो वीडियो है वो मैं शायद आई होप कल डाल दूंगी आपकी, उसमें हम पॉलिसीज करेंगे। तो जैसे हमने स्टार्टिंग से अपना एनवायरमेंटल जोग्राफी का जो टॉपिक किया है उसमें हमने एनवायरनमेंट को समझा, क्या इसका स्कोप है, क्या इसका नेचर है, क्या एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। फिर इकोसिस्टम क्या होते हैं, फूड चेन क्या है, इन सब के देन इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। फिर आती हैं इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम कि हमारा एनवायरनमेंट है स्टार्टिंग में अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, इकोलॉजी है, फिर वो इकोसिस्टम बनता है, फिर ह्यूमन जो एक्टिविटी हैं वो कैसे वर्क करती हैं, कैसे इम्पैक्ट डालती हैं, तो इसकी वजह से क्या क्या चेंज आए, कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, फिर हमने उनके बारे में पढ़ा। जैसे ग्रीन हाउस इम्पैक्ट है, ठीक है, पॉल्यूशन से, तो मैंने पॉल्यूशंस में से आपको सिर्फ एक टॉपिक कराया, लैंड पॉल्यूशन। आपके सिलेबस में वाटर भी है और एयर पॉल्यूशन भी है। आपके एग्ज़ाम बहुत पास है तो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। अगर फिर भी किसी को रिक्वायर्ड है किसी और भी टॉपिक में तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको देन वो टॉपिक प्रोवाइड करा दूँगी। तो फिर हमने देन अगर हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो फिर हमने पॉल्यूशन का पढ़ा, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन का जो है, ओजोन लेयर है वो कैसे ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, डिफोरेस्ट्रेशन, और साथ साथ हमने उनके कोजीज, कॉन्सिक्वेंसीज, और हम क्या कर सकते हैं अपनी एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। और कल वाली जो आपकी चलो एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं। व्हाट कैन बी डन, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, सक्सेसफुली फेस्ड आउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए हुआ था कि इसमें क्या हुआ था कि डेजर्टिफिकेशन को, ग्लोबल लैंड रिस्टोरेशन इफेक्ट कब हुआ था, कौन कौन से वो आए थे कि 1987 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर आपका बना था कि कैसे हम इसकी मात्रा को अगले 10 साल तक कम कर सकते हैं। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट करना चाहिए, इसमें क्रॉप को रोटेट करके, ये नहीं कि हर बार सिर्फ एक ही क्रॉप को लगाया जाए, रोटेशन होनी चाहिए।
वाटर को कंजर्वेशन करना चाहिए, फॉरेस्ट्रेशन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, डिग्रेड लैंड, प्रिवेंट फर्दर डिफॉरेस्ट्रेशन को कम कर सकते हैं। यानी कि सस्टेनेबल तरीके से हमें लैंड का मैनेजमेंट करना चाहिए। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस, कट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मतलब वो सोर्स हमें यूज करने चाहिए जो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को ना बढ़ाए। स्लोइंग क्लाइमेट चेंज एंड इट्स, इसमें क्या होता है कि ओजोन को हम कैसे सेव कर सकते हैं, तो वो एनर्जी या वो सोर्सेज यूज करने चाहिए जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रीन हाउस गैसेज को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो आज की टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और बेटा कल वाली वीडियो जो मे बी आपकी मैं लास्ट वीडियो होगी जिसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी अवेयरनेस पॉलिसीज ये सब करेंगे। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है मेरा समझाया हुआ। अगर फिर भी किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।